बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनके बाद DGISPR जनरल अहमद शरीफ के बयानात के बाद ये बहस जोर पकड़ गई है, बल्कि जोरां ते शोरां दे नाल ये बहस जारी है। नए सूबों वाली बहस जो है सोशल मीडिया में भी यही मौजूद है, ज़ेर बहस है और मुबासे चल रहे हैं जनाब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। और फिर कुछ बयानात आ रहे हैं, मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद हो रही है और फिर सिंध वाले जो वो तो दो टोक अंदाज में कह रहे हैं कोई सूबे साबे नहीं। ये जो पंजाब वाले जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं, ये अपना गुस्सा जो है ये मोहसिन नकवी का नाम लेके ये उतार रहे हैं। तो ये असल में ये मंसूबा किसका है, फैसला किसका है, अमल दरामद कब तक होगा? अगर सियासतदान नहीं मानते तो फिर क्या होगा? क्या सिर्फ नए सूबों की हद तक मामला है या पूरे सिस्टम की तब्दीली की बातें जो हैं वो किसी जगह या फैसले जो हैं वो किसी जगह हो चुके हैं, बस अमल दरामद होना है? और वो कितने साल का ये प्लान है इन लोगों का? कब तक ये मामलात जो हैं ये तय पा जाने हैं उनके ख्याल में? तय पाएंगे नहीं पाएंगे, इस हवाले से जो एक्सक्लूसिव हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, 3 दिन भी लाग तो मैं नहीं किया, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं जरिए इकट्ठी जरूर करता रहा। ठीक है ना? डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर चीज मुँह तो सुन के, कुछ लोगों ने मिल के, कुछ राब्ते करके, वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले तो ये देखें जनाब, ये जो आप ये मोहसिन नकवी ने तो ये 2-3-4 दिन पहले उन्होंने ये फरमाया है ना कि नए सूबों वाली बात, सिस्टम की तब्दीली की बात, जो भी उन्होंने बातें शातें की, और उसके बाद DGSPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहां भी ये सवाल किया गया, फिर उन्होंने क्या कहा। लेकिन ये देखें जी, आपको याद होगा कि 24 जुलाई को मैं तो जनाब 24 जुलाई से ये रौला डाल रहा हूँ कि जनाब ये काम खराब होने वाला है। नए सूबों वाली बात, ये 24 जुलाई को मैंने एक व्लॉग किया था कि ताकतवर तरीन शख्सियत की खुली गुफ्तगू, सब तैयारी पकड़े, खतरनाक सियासी मंजरनामा। अच्छा, ये मैंने 24 जुलाई को किया था। फिर 27 जुलाई को मैंने फिर एक व्लॉग किया था, पसे पर्दा क्या खिचड़ी पक रही है, नए सूबों का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। इसमें भी मैंने तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखी थी। आईनी पोजीशन क्या है, नए सूबे कैसे बन सकते हैं, वो जैसे आइन के आर्टिकल 1 में है ना, सूबों की जनाब के ये नाम है, और फिर जनाब उनमें अगर तरमीम करनी हो आइन के आर्टिकल 239 के तहत, जो ज़ाहिर है 2/3 अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है, तो लेकिन वो जो सूबों की हदूद से मुतल्लिक तरमीम होती है ना, वो जाती है फिर सूबाई असम्बली में। यानी पहले पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से करेगी, फिर सूबे की जो असम्बली है, मुतलका सूबा जिसकी हदूद में तरमीम होनी होती है या तब्दीली होना होती है, उसने 2/3 अक्सरियत से उसको मंजूर करना होता है। तब वो आइनी तरमीम जो है वो सदर के पास मंजूरी के लिए जाती है, यानी तब वो आइन में तरमीम हो सकती है। और दूसरा जो रेफरेंडम की बात मैंने ये बयान की थी जनाब, ये अब जो है ना आइन के आर्टिकल 48 के तहत ये इख्तियार है अब वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म अगर समझता है कि इस मामले के ऊपर रेफरेंडम होना चाहिए, तो वो पार्लियामेंट को भेजता है मुश्तरका इजलास में, वो जनाब उसकी मंजूरी होती है या फिर मुस्तरद कर दिया जाता है अवाम के पास जाने का, डायरेक्ट अवाम के पास जाने का। यानी रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि जनाब पार्लियामेंट ने हाथ खड़े कर दिए, जनाब हम इसके ऊपर कोई फैसला नहीं कर सकते, अवाम से पूछ लें डायरेक्ट। अगर अवाम से डायरेक्ट पूछा जाता है, फिर उसको फोकियत हासिल होती है असम्बली के फैसलों के ऊपर। एक बात होगी, और फिर उसमें जो कानून वगैरह बनाने होते हैं वो सारी चीजें भी उन्होंने बनाने होती हैं, पार्लियामेंट ने, कि जनाब कैसे नताइज जो हैं उनकी तदवीन होगी, जो सवाल वज़ीर आज़म की तरफ से आया है वो कैसे पूछा जाएगा, या सारी चीजें जो उन्होंने। और फिर आपने देखा है जो रेफरेंडम माजी में होते रहे हैं, तो फिर एक आइनी तरमीम के जरिए उस रेफरेंडम को, उस रेफरेंडम के नताइज को वो शामिल कर दिया जाता है आइन में। और उससे मुतलका, यानी उस तरमीम से मुतलका, जैसे सूबों की जो हदूद वाली बात है, तो फिर जो रेफरेंडम वाले नताइज होते हैं उनको एज इट इज शामिल कर दिया जाता है उसके अंदर, आइन के अंदर। दीगर जो है ना मुतलका आर्टिकल, फिर उनकी जरूरत नहीं रहती। जैसे ये सदर के इलेक्शन वाली बात है, सदर का इलेक्शन किसी और तरीके से होता है, लेकिन जो मुशर्रफ साहब है और जयालक साहब है, उन्होंने रेफरेंडम के जरिए जनाब अपने आप को सदर जो है वो मुंतखब करवाया, और फिर पार्लियामेंट ने एज इट इज उसको शामिल कर दिया मुतलका आर्टिकल के साथ ना, वो ये दोनों के जनाब ये ऐसे सदर बने हैं। ये सारी चीजें जो है, अब मसला ये है कि ये अगर पूरे मुल्क में जाता है रेफरेंडम वाला मामला, जैसे कि ये सोच के बैठे होंगे
या रेफरेंडम करवा लें। अवामी राय जनाब, जो पब्लिक विल, पीपल्स विल, कमाल है अभी ये जो सोच रहे हैं, अगर पूरे मुल्क में ये जाता है रेफरेंडम के लिए, फिर तो मेरा ख्याल है कि इसकी जो मंजूरी है इसके चांसेस बड़े कम है। लेकिन इन्होंने जो, मुझे ये पता चला है कि इन्होंने एक चालाकी ये करेंगे अगर रेफरेंडम की तरफ जाते हैं। और वजीर आजम साहब जो है हमारे, उनके हवाले से आप ये ना सोचेंगे जनाब वो खड़े हो जाएंगे, टट के खड़े हो जाएंगे, नो 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 नो। ये वजीर आजम साहब जो है हमारे शहबाज शरीफ, तो जनाब बहुत अरसे से ये उनके चहेते हैं, मंजूर नजर हैं एस्टेब्लिशमेंट के, GHQ के। बड़ी देर से ये बातें होती रही हैं जनाब। जब पहले वजीर आजम बने नवाज शरीफ, उस वक्त भी जनाब जब इनका फड्डा छड्डा शुरू हुआ तो उस वक्त भी जनाब गुलाम रसा खान साहब जो हैं, उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि जनाब छोटे नू भेज दो, बड़े नू रहने दो। फिर जनाब उसके बाद उनका जब दौर आया तब फिर एक मरतबा जनाब फड्डा छड्डा पड़ गया। फिर जनाब इसी तरह की बातें होती रही कि जनाब ये भाई साहब को ना आप ऐसा करें कि रिजाइन करवाएं और छोटे भाई को वहां ले आए। तो वो फिर, अच्छा इवन ये कि ये जो हमारी स्टेब्लिशमेंट है, इसकी जो नब्ज होती है, ये अमेरिका जो है यार, मैं अब सीधी बात, अमेरिका जो है उसको पता होता है कि हमारी स्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। ये मैं आपको बताऊं कि जनाब जब ये जो दूसरा दौर था ना, इनका दौरे हुकूमत था नवाज शरीफ का, वजीर आजम थे, तो क्लिंटन उस वक्त सदर थे। तो ये क्लिंटन से जब मिलने गए दोनों भाई, ये शहबाज शरीफ को भी साथ लेके गए। उनकी वो आप कह लें कि पॉलिटिकल ग्रूमिंग के लिए, जिस काम की वो जो मर्जी समझे आप, ज़ाहिर है तो वो छोटे भाई ना उनके, तो वो उनको जब लेके गए वहां, उस वक्त शायद मरियम वाला वो इतना नहीं था इनका, वो नवाज शरीफ का, कि मरियम भी सियासत में आ सकती है। ये तो मेरा ख्याल है कि हादसाती तौर पर मरियम नवाज शरीफ में ये फैसला हुआ कि जनाब ये सियासत में आना है इन्होंने। और फिर जब फैसला हो गया तो फिर नवाज शरीफ साहब डट गए। अब उनको उनके मरियम नवाज के अलावा नजर ही कोई नहीं आता। भाई भी पीछे, भतीजा भी पीछे। वो कहा करते थे जनाब हमजा शहबाज मेरा सियासी जानशीन होगा, लेकिन अब मरियम नवाज शरीफ जी वो सियासी जानशीन है। ये अलग बहस है कि जनाब उनके सियासी जानशीनी के म्यार पे पूरा उतरती हैं जी, नहीं काम कैसा ही नहीं। बहरहाल वो मैं क्लिंटन वाली बात कर रहा था ना, कि उनको भी पता होता है कि जनाब यहाँ की स्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। अब स्टेब्लिशमेंट की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगा लें कि जनाब जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये ईरान, अमेरिका, ये वो, और जो बाहर से वफूद आते हैं, वो किससे मिलने जाते हैं, GHQ में क्या करने जाते हैं, उनका क्या काम GHQ में, क्योंकि उनको पता है कि ताकत का महवर जो है वो GHQ है, अवाम नहीं है। अच्छा, फिर वो क्लिंटन वाली बात बीच में रहेगी। वो बताने वाले बताते हैं, और ये आप कह लें कि बड़ा पक्का बंदा जिन्हें ये मैंने दसिया, पहले भी शायद मेरा जिक्र कर चुके हैं। जब निकलने लगे हैं ना बाहर कमरे से, तो जब दरवाजे के पास जाके क्लिंटन ने ये कहा शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करके कि मैं इस नौजवान से, इस जेंटलमैन से दोबारा मिलना चाहूंगा। यानी वो भी इशारा दे रहे थे नवाज शरीफ को कि भाई साहब ये बंदा बड़ा अहम है। लेकिन बहरहाल भाई साहब का अपना है वो। अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि जनाब ये पता नहीं क्या मामला हो जाएगा, किधर चला जाएगा हुकूमत का, और उसका अगर फड्डा हो गया, नवाज शरीफ अगर डट गया और फिर सदर जरदारी और नवाज शरीफ मिल गए, तो फिर जनाब ये सुबह वाली बात को आप भूल जाए। वहां फैसला करके वो बैठे हुए हैं जनाब, जो मर्जी हो जाए। उन्होंने ये जो पुराने बाबे हैं ना, यही फारग कर देने हजूर। इस तरह के, मैं बड़ी खतरनाक बात कर रहा हूं, ये वाकईतन वहां फैसला हो चुका हुआ है कि बाबियां तो जान चढ़ाओ, नवे चेहरे लेके, नवा खून लेके आओ। इस तरह की बातें सर, इस तरह के फैसले हैं। तो वो जनाब पता नहीं, ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो फिर जनाब दो बड़ी सियासी जमातें जनाब एक तरफ होंगी, तो फिर जनाब ये बेबस कर देंगे इंतजामिया को, ये वो, उनको भी पता है। लेकिन अब देखें, जहांगीर करामत को तो फारग कर दिया था नवाज शरीफ ने, लेकिन उन्होंने दिल में रखी थी ये बात जनाब। हालांकि परवेज मुशर्रफ को तो फायदा हुआ था जहांगीर करामत के इस्तीफे से। उसने एक बात की थी जनाब, वो उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई जाए, इस तरह की उन्होंने बात कर दी थी ना, गवर्नर्स के ऊपर सवाल उठा दिया था उन्होंने। तो इन्होंने उनसे रिजाइन ले ली, तो वो शरीफ आदमी तो रिजाइन देके चला गया। लेकिन उसके बाद वाले जो, अब ये जो फाइल एक दफा बन जाती है ना, जो पता ये चला है GHQ में कोई तजवीज की, तो सर वो फाइल बंद नहीं होती।
अगर वो 3 सफ़ों की फाइल शुरू में होती है ना, फिर वो हर साल 2 साल बाद उसमें तजावीज़ के पलंदे पलंदे और कई फाइलें अलमारियां भर जाती हैं सर। ये जो सूबों वाला मामला है, ये पता नहीं कब से लगे हुए हैं सर, कि नए सूबे बनेंगे, नए यूनिट, सूबे का नाम दे दे या यूनिट का नाम दे दे, जो मर्जी कर ले जनाब, ये लगे हुए हैं इसके पीछे। और ये अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनमें तो वो मैंने कहा ना, ये बड़े अरसे से उनके पसंदीदा हैं एस्टेब्लिशमेंट के, तो ये यानी कि फटा-छटा डालने के मूड में नहीं होते जनाब, और कोई जो भी है, यस सर वाले आदमी हैं, और पता नहीं अपनी बात मनवाते भी हैं कि नहीं। अभी वो जो नए जजेस का मामला हुआ है हाई कोर्ट्स में, तो भाई साहब ने शायद एक बंदे की सिफारिश की थी, उसको लिस्ट में नहीं रखा उन्होंने, क्योंकि स्क्रूटनी किसी और ने की थी, और स्क्रूटनी का इख्तियार इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने, आपको पता है कि आईएससी को दे रखा है, आईएसआई के पास है ये, कि सारी वो फाइनल करना, देखना जनाब, उसको पता नहीं वो कहते हैं वेट करना या क्या करना, वो आईएसआई करती है हजूर, कानूनी तौर पे ऐसे नहीं है। लेकिन भाई साहब का बंदा नहीं रखा ना, भाई साहब जो है मुझे बता के उस बंदे का खुद बाहर चले गए, लेकिन उन्होंने ना कट के परे मारे। तो इस इना तो तुम उम्मीद रखो जनाब ये इस तरीके न कर देंगे। और दूसरा जो ये पीपल्स पार्टी वाले, पीपल्स पार्टी के पास एक हथियार है, वो कौम परस्तों वाला जो मामला है। अब जो कौम परस्त है ना, उनको ये एंगेज करेंगे, उठो भाई नहर वाले मामले से देखो जनाब, पिछे हटन दे मजबूर नहीं कर देता उन्होंने जनाब, जो नहर बनाना चाहते सी, ते हुण तुसी इस सूबिया दे मामले च उठो, वरना जनाब सिंध तकसीम हो जाएगा, सिंधु देश का पता नहीं की बन जाएगा। ये सारी चीजें ये उठेंगे और फिर ये कहेंगे जनाब देखें हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, सब मिल बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन भाई वो सिंधी अवाम जो उठ के खड़े हो गए, ये बड़ा मसला पैदा हो गया। ये तो जनाब वो जो कहते हैं ना जब सिंध कार्ड, वो सिंध कार्ड खेलेंगे। नए सूबों का और सिस्टम की तब्दीली का जो इशू है, वो तो वो ताजरों की जो कॉन्फ्रेंस थी इकोनॉमिक समिट में, वहां मोहसिन नकवी ने जो खिताब रहा, वहां जो जितने भी वहां जीएच के करीब लोग हैं ना, वो उन्होंने यही बातें की। फेडरेटिंग यूनिट में किसी को फेडरल टेरिटरी ये डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो वो उसी तरीके से आईन में एक मैकेनिज्म दिया गया है। और ये जो मैं सिंध की तकसीम वाला, सिंध के हवाले से जो प्लान करके बैठे हुए हैं, वो ये प्लानिंग उनकी ये है कि जनाब ऐसा करेंगे हम, ये सिंध वालों को, ये जो है अपना पीपल्स पार्टी वालों को, ये हम कहेंगे जनाब आप तो देखें ना सिंध के हुक्मरान है ना, सिंध की हुक्मरानी चाहते हैं, तो कराची तो बीच में वैसे ही आ गया हुआ है, तो भाई साहब सिंध जो है वो आप ही का है, सिंध को हम तकसीम नहीं करेंगे। लेकिन जो कराची है वो पहले भी जब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था तो वो वफाक के मुताहत ही था ना जिस दौर में, वो तो फिर इस्लामाबाद, वो जो दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, तो कराची जो है सिंध में चला गया। जनाब आप ऐसा करें कि जनाब ये जो कराची है ना, ये वापस कर दे वफाक को, ये हमारे पास रहने दें, एक बात होगी। और दूसरा जो मैंने कहा ना रेफरेंडम के पूरे मुल्क में या सूबे में, अब जो इनकी प्लानिंग है सर वो बड़ी खतरनाक प्लानिंग है, मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात करूंगा। इनकी प्लानिंग ये है कि जनाब जो रेफरेंडम का सवाल होगा ना, वो जहां इन्होंने नए सूबे बनाने हैं, मसलन ये जनूबी पंजाब में या बहावलपुर में या पोठोहार में, रावलपिंडी की साइड पे पंजाब को तकसीम करके एक सूबा बनाना हो, सेंट्रल पंजाब में, तो ये उन लोगों से ये सवाल पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि सूबे चाहते, ना 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 ना, ये पूछा जाएगा कि जनाब क्या आप पंजाब से अलग सूबा बनाना चाहते हैं अपना, ये ऐसे सवाल होगा, टेक्निकली खेलेंगे। इसी तरह ये पूरे पंजाब से नहीं, बस उन इलाकों से। और दूसरा ये जो कराची है, कराची वालों से ये सवाल पूछा जाएगा कि जनाब क्या आप सिंध के साथ रहना चाहते हैं या वफाक का हिस्सा, वफाक के जेर इंतजाम रहना चाहते हैं, ये इस तरह का सवाल पूछा जाएगा। ग्वादर वालों से भी ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा कि जनाब देखें आप उधर रहना है या उधर रहना है। फिर जो वहां जो पश्तून बलूचिस्तान में पश्तून इलाके है, वो कहेंगे जनाब आपने इनके साथ रहना है, जिन्हें बलूचों से तो ज़ाहिर है फिर वही बात है, उन्होंने तो कहना ठीक है जनाब हमें अलग कर दें। ये जो बड़ी मुझे ये लग रहा है कि जनाब ये कोई जो स्ट्रेटजी है, ये इससे मजीद मेरी जिन कुछ लोगों से बातें हुई जो तारीख के ऊपर गहरी नजर रखते हैं, वो ये कहते हैं कि हजूर इससे तो जो है ना
उसमें इजाफा होगा नफरतों में, ठीक है ना। जो पंजाब से अलग हो गया, वो जो जनूबी पंजाब या बहावलपुर या पोटोहार जो भी है, वो उनकी पंजाब के साथ वो जो मोहब्बतें हैं उनमें भी कमी आएगी हुजूर। ये वसाइल की जंग फिर शुरू हो जानी है। इसी तरह कराची और सिंध का जब अगर मसला हो जाए, वैसे वो जो खैबर पख्तूनख्वा वाले ना, पीटीए वाले, उनको कोई इशू नहीं उनका कि जनाब सूबे तकसीम होते हैं। वो तो इमरान खान जो है जब इख्तियार में आना था, उसने वो जनूबी पंजाब सूबा तहरीक वालों के साथ उन्होंने वादा किया था 100 दिन के अंदर अंदर नया सूबा बना देंगे जनाब। और नून लीग ने भी ये करारदाद जो है मंजूर कर रखी है बहावलपुर वाली, ठीक है ना, सूबा बहावलपुर, और ये वो सारी चीजें जो इन्होंने भी की हुई है। और वहां जो है खैबर वो हजारा सूबा बनाने के लिए भी तैयार है। ये सारी चीजें जो वो लोग जो है उन्होंने भी जमा तफरीकें की हुई हैं, जिन्होंने ये फैसला किया जनाब ये करना है। और इतलात ऐसी हैं कि जनाब अंदर खाते पीपल्स पार्टी और नून लीग के बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको यकीन दहानी करवा चुके होंगे। भाईजान असं थोड़े नाल असैम्बली च अगर आंदा तो असं जनाब अपनी जमातां नूं कहांगे कि जनाब इहदे च की हरज आ नਵੇਂ सूबे बनने ते अगर तुसी आइन च तरमीम करके करना तां कर लो, जे तुसी रेफरेंडम करवाना तां कर लो। रेफरेंडम के लिए ये वो जो डिफेक्शन क्लाज है ना कि जनाब पार्टी पॉलिसी से हटके वोट नहीं दे सकते, वो क्लाज भी नहीं लगती उसके ऊपर। वो सिर्फ आइन में तरमीम के लिए, या फिर जो वजीर आजम का इलेक्शन जो है या उनके खिलाफ तहरीक एतमाद है, उस हद तक ये डिफेक्शन क्लाज है। लेकिन रेफरेंडम के लिए अगर करारदाद आती है असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, दोनों सेशन इकट्ठा सेशन मुश्तरका सेशन में, तो जिसका दिल करे आजाद होगा, जिधर मर्जी चले। अगर अक्सरियत जो कहता नहीं जी नहीं करवा दो रेफरेंडम करवा दो, तो फिर तुम अंदाजा लाओ ना, फिर अगे रेफरेंडम, फिर अगे उधर की मामला होंगे। और ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं 70 साल से 80 साल से जनाब एक ही डगर पे चल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। तो अगर जी जनाब पता नहीं 14 घंटे वज़ीर आज़म काम करता है, 18 घंटे एक और शख्सियत यानी फील्ड मार्शल काम कर रहे हैं, तो जनाब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और फिर वो कहते हैं जनाब ये जो इंतजामी यूनिट जो हैं ये होने चाहिए जनाब, फिर जनाब जब तक नहीं बनेंगे मामला ठीक नहीं होगा। तमाम जमातों को जनाब मिल बैठना चाहिए जनाब, तमाम लीडर जो है वो कमरे में बैठ जाए, उसमें पीटीआई वाले भी हों, सारी सियासी जमातें हों, वगैरह वगैरह इस तरह का जो। और वो जो हैं हमारे राना थनाउल्लाह ने, उन्होंने जो तनकीद किया कि जनाब 3.5 साल में वो आपने 30 साल का सफर जो है तय किया। ज़ाहिर है वज़ीर आला बने, फिर जनाब वज़ीर दाखिला बने। मोहसिन नकवी ने ये भी कहा है ना कि नौजवानों को जनाब 2-4 हज़ार रुपये माहाना स्कॉलरशिप दे के या लैपटॉप्स दे के या फिर टैबलेट्स दे के जनाब आप मुतमिन नहीं कर सकते। जनाब आप जब तक रोजगार नहीं देंगे ना, तो भाई मेरे ये एक बड़े बड़े सीनियर सिटीजन है हमारे, एक दोस्त रावलपिंडी में होते हैं और बड़े रिटायर्ड यानी कि वो रिटायर्ड फौजी अफसर हैं, ठीक है ना, बड़े वाले। तो वो उनसे मेरी बात हो रही है, उन्होंने कहा ये इनसे पूछे ना जरा कि जिस तनासब से हमारी आबादी बढ़ रही है सालाना 7 मिलियन हर साल आबादी में इजाफा होता है, आबादी कंट्रोल नहीं होती, रकबा वही है। तो भाई मेरे रकबा तो आप खींच के जो इलाके हैं वो उनको उनको तो आप बड़ा नहीं ना कर सकते, वो तो उतने रहने हैं, वसाइल भी वही रहने हैं। वसाइल में इजाफे के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक तो ये, और दूसरा ये कहते हैं जितने भी ये नौजवानों की बातें हो रही हैं कि हर साल नई आबादी जो आती है, उनमें जो कहते हैं आलमी मियार के हुनरमंदी नहीं है हमारे अंदर जो है। तो ये फिर रोजगार किस बात का मांग रहे हैं? पहले भाई वो तो काम करे ना जो करने वाला है। जैसे वो उन्होंने कहा है कि जनाब जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के जराये से वैसे मैं आपको बता दूं, वो जो कह रहे हैं 2027 तक हो जानी है सूबे वाली तरमीम, किसी जगह पे उन्होंने क्या आएगा ओपन नहीं करना कहीं कर देनी, वो मैंने नहीं पता, अंदर खाते हुए दंदी गलें कर रहे हैं कि हो जानी है, ये करवा लेनी है उन्होंने ने ना भी उन्होंने पता उनका अंदर दी गलों का। तो फिर मोहसिन नकवी साहब बताएं ना कि जिन मसाइल का मैंने जिक्र किया है तो उनका हल जो है वो किस सिस्टम में मुज़मिर है, कौन सा निज़ाम होगा कि ये मामला ठीक हो जाए। अब मोहसिन नकवी साहब का हाल तो ये है कि जनाब ये जो बिजनेस कम्युनिटी से वो खिताब फरमा रहे थे ना, तो वहां जनाब ये इन्होंने कहा जनाब ये आप लोग क्यों नहीं सियासत में आते,
ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਨੇ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਿਲ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜੀ ਜਨਾਬ ਮੀटिंगां हो रही हैं, मसाइल दस रहे, हुकूमत दी शिकायतां लग रही हैं, सारा कुछ तो हो रहा। अब वो जो हैं, अच्छा वो भाई मेरे आप जो हैं, अच्छा वो अजीब अजीब वो गरीब उनके जो है ना वो एस एम तनवीर साहब जो जनाब एक तरह से आप कह लें जनाब उनके जो पैटर्न इन चीफ हैं यूनाइटेड ग्रुप के, वो सारे ताजरान दी वही जनाब वो भी ये सूबियां वाला इशू लेके उठते रहे ने ना। तो वो जनाब वो कहते हैं सेनेट जो है ना सेनेट, इसमें जनाब हर सूबे से हमें 2 नशिस्तें दी जाए। वही टेक्नोक्रेट की सीटें हैं नहीं, उसे लड़ो जाके इलेक्शन। फिर वो तो कौमी असम्बली में हर सूबे से 4 नशिस्तें सानू दो, और हर सूबाई असम्बली साड़ियां 10 मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग ने और इन्हां दा हाल ये आ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ जनाब एक दफा फिर जो हुकूमत है ना उसने जनाब जो है वर्किंग कैपिटल की मद में इनको जनाब इनके लिए 1500 रुपए कर्ज वो कहते देंगे 8.5% पे। कैसी अजीब बात है। लेकिन इनका जो एक्सपोर्टर्स हैं इनकी कारकर्दगी भी तो बताएं ना क्या है। और वो जो एसएम तनवीर साहब हैं वो जो फरमा रहे हैं वो भी किसी के तर्जमान ही बने हुए हैं आजकल कि जनाब 100 अरब क्या 200 अरब डॉलर जो है वो बरामदात वहां तक हम ले जाएंगे। 100 अरब डॉलर की गल ही कोई नहीं हैगी। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟਾਂ ਮਖਸੂਸ ਕਰੋ, ਸੈਨੇਟ ਸਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਅਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਸੈਨੇਟ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ नहीं करना। अजीब यार हर बंदा जो है ना, अब DGSP साहब फरमा रहे हैं कि ना अच्छी हुक्मरानी के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए अगर जो है ना ये इंतजामी रीसेट की जरूरत है तो ये बिल्कुल होनी चाहिए तब्दील। अच्छा वो कहते हैं कि ये बात जो है ना ये उनकी जाती राय है मोहसिन नकवी की। अच्छा ये मोहसिन नकवी तनकीद हो रही है जनाब तुसी पार्लीमेंट च गल क्यों नहीं की, कैबिनेट के इजलास क्यों गल नहीं की, तुसी ताजरन जाके क्यों गल की। अब ये जनाब उनकी कह रहे हैं जनाब, कह रहे हैं जो DGSP आ रहे हैं मोहसिन नकवी को, थोनू की पता जनाब वो जाती राय है, किसी ने क्या ये कह रहे हैं उनकी जाती राय है, लेकिन यार ये होना तो चाहिए। ये एक बात वो कह रहे हैं। अब जो मैंने कहा ना, मैंने विलाक किया था ताकतवर तरीन शख्सियत कौन आए थे। ताकतवर शख्सियत वो है कि जिन्हें वजीर आजम इख्तियार होने के बावजूद ओहदे से नहीं हटा सकता, जुर्रत नहीं कर सकता सर, कहीं निजी महफिल में बैठ के भी ये बात नहीं कर सकता। उनकी मैं बात कर रहा हूं। और दूसरा वो उनको वो इस्तिस्ना हासिल है जो सदर को हासिल है जनाब, ताहियात उनके खिलाफ जनाब कोई फौजदारी कार्रवाई ही नहीं हो सकती, जो मर्जी जुर्म कर लें। वही इस्तिस्ना जो सदर को हासिल है, वही इस्तिस्ना जनाब जो इन्होंने तरमीम की थी ना आइन के आर्टिकल 243 में, जिसमें फौज में कुछ नए ओहदे भी बने थे, तो वो साहब जो वो वहां उसमें ये लिख दिया गया है कि जनाब उन्हें कोई नहीं पूछ सकता। अच्छा ये अब ये वहां से आई थी सर, ये मोहसिन नकवी की जाती राय नहीं है, ये मैं बताऊं आपको। ये वहां से जो मैंने अर्ज किया था ना 24 जुलाई को भी लाख 23 जुलाई को ये बातें सारी हुई थी। और जो DGSPR ने बातें की है वो अल्फाज भी वही हैं सर। जनाब आर्टिकल 5 कि जनाब जो आप रियासत से वफा तो करें, जनाब रियासत का मफाद पहले मद्देनजर, रियासत से मोहब्बत पहली बात, हर शहरी का फर्ज। उन्होंने यही बातें कि जनाब हकूक बाद में, पहले जो फ़राइज़ हैं वो तो अदा करें ना। यही बातें DGSPR ने की, वही बातें उन्होंने की। DGSPR ने भी ये कहा जनाब ये क्या सिस्टम चल रहा है जनाब, वही चेहरे पार्लियामेंट में नस्ल दर नस्ल, जनाब वही नवाब और वही वडेरे और वही सरदार सारे आके बैठ जाते हैं जनाब ये। और वहां भी यही बात हुई थी ताकतवर तरीन शख्सियत ने।
पंजाब इनकी पार्टियों के अंदर जो जमहूरियत नहीं है, एक ताहिया चेयरमैन बन के बैठा हो, एक ताहिया सदर बन के बैठे है, कोई करके बैठे हो, काम करते कोई नहीं है, मुल्की मुफाद ते जाती मुफाद ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बहुत सारी गल्लां ठीक भी है उन्होंने। अच्छा, अब मैं जो बता दूं ना, बाकी कुछ चीजें जो है ना, वो मैं अगले व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सरेदर जनाब, आप जो खबरें हैं ना, वो उनकी तफसीलात जो है बाद में बताऊंगा। एक तो ये जनाब, ये जो है ना, इनका 10 साल का इन्होंने स्ट्रेटेजी जो बनाई है, ये नया सिस्टम और ये और वो, और फिर उसके लिए जो भी ये तरीक़ाकार रखते हैं। ये आप देखें, ये सियासतदान के कैसे खेलते हैं और वो कैसे खेलते हैं। ये जो कहते हैं कि जनाब ऐसे जनाब ये हर साल बात होती है, ये बिला वजह बात नहीं है सारे मरतबा। वो कहते कुछ करके रहना सी, बड़े ऑप्शन है साढ़े कोल, बड़े ऑप्शन है। वो फाइलें खोल के बैठ गए, किसी गवर्नर का भतीजा भांजा फड़ लेंदे ने, कोई बहरहाल यार सहारा गलतियां करते ने फड़ लेंदे ने। वो कहते जनाब पंजाब दे विच भी वो फाइलें बनी गई, सिंध च भी फाइलें बनी गई, केपी च भी बनी गई, और बलूचिस्तान च पता नहीं कितने कितने फाइलें कितनी फाइलें बनी गई उन्होंने सारियां दे, जिहड़े कहंदे ने उही चेहरे बार बार मरूसी सियासत। और वो कहते हैं जनाब कोई नक्शों की वो फाइलें भी हैं पंजाब में, नक्शे की वो जड़ी किएगा अतहाद टाउन क्या है, वो इस तरह की कोई सोसाइटी है, कौन है उनके, कौन क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, सारी चीजें वो यार वो फाइलें खोल के बैठे हो, देख लेना आप। एक तो ये, और दूसरी बात ये मैं बताऊं कि जो ये कहा कि सब मिलके बैठे हैं, तो सर फिर कौमी हुकूमत, अब ये देखना है कि कौमी हुकूमत पहले बनती है या रेफरेंडम पहले होता है। लेकिन दोनों एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं, लाजमो मलजूम है। ये कौमी हुकूमत बननी है जिसके वजीर आजम होंगे जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब। बाकी सारी जमातें सर उस कौमी हुकूमत का हिस्सा होंगी। ये बैठ के जनाब बंद कमरे के अंदर ये तय होगा, सियासतदान खुद करेंगे, लेकिन किवें करनगे, जिवें वो बिठाया गया इसके अंदर दो सियासतदानों को जब कमरे उदों बाहर निकलना जो कोई फैसला कर लोगे, याद है ना, उसी तरह की। तो और दूसरा ये जो है ना, ये नस्ल दर नस्ल मरूसी सियासत, बासर शख्सियात और ये और वो। अच्छा, कौमी हुकूमत जो होगी ना उसमें पीटीआई शामिल होगी, लेकिन 9 मई वाले जो सजा याफ्ता हैं और जो इमरान खान वगैरह हैं वो नहीं होगा। अब ये पीटीआई ने फैसला करना है कि उन्होंने इस मौका से कैसे फायदा उठाना है। और दूसरा, ये जो अगले इलेक्शन में है ना, ये जो सारे बड़े बड़े चेहरे जो हैं, जो कहते हैं ना बुर्ज उलट गए, वो सारे बुर्ज उलटने हैं, नए चेहरे आने हैं। ये उनकी प्लानिंग है कि नए चेहरे जनाब लाए जाएंगे। जनाब 2029 में इलेक्शन होंगे, तो 2027 में अगर सूबे साबे बन गए या कौमी हुकूमत जनाब, फिर क्योंकि सूबे बन गए तो फिर उन्होंने मुस्तहकम भी तो करना ना। इस तरह की प्लानिंग जी ना ये करके बैठे हुए, ये मैं तुहानूं खबरां दस रहा सर। बाकी ये अगे की होएगा, क्या ये प्लानिंग जी है कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह अगले व्लॉग में तफसीली ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ गुफ्तगू इत्ते मैं करांगा, थोड़े अगे रखांगा सर अपना नुक्ता नज़र। फैसला तो तुसी करना ना कि वो ठीक ने जो ठीक ने, ठीक है ना। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।